So we continue with relative motion now. This is the last part of kinematics. तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करें. तो यहाँ पे एसेंशियली एक बात जो लिखी हुई है वो ये कि मोशन ऑफ अ बॉडी कैन ओनली बी ऑब्जर्व इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन. ये बात बिल्कुल सही है, कोई पोजीशन चेंज कर रहा होगा तो ये मोशन हो रहा होगा. दूसरी बात क्या लिखी है कि ऑब्जर्व करने वाला भी कोई तो होगा. ओके, तो टू एनालाइज मोशन ऑफ बॉडी ए से ए, देयरफॉर वी हैव टू फिक्स अवर रेफरेंस फ्रेम टू सम अदर बॉडी बी. मतलब कहीं बैठ के ही देख रहे होंगे ना किसी चीज को. तो ये बात यहां पे समझने की चीज है कि हम जैसे ट्रेन में बैठ के किसी चीज को देखे, पेड़ को, तो वो एक अलग व्यू है. जमीन पे खड़े होकर पेड़ को देखे तो अलग व्यू है. कार में जाते हुए देखे तो अलग व्यू है. प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, वहां से यदि अपन जमीन को, पेड़ को देखे तो एक अलग ऑब्जर्वर है. देखने वाली एक ही चीज हो सकती है लेकिन देखने वाले अलग अलग होंगे. तो उसी चीज का, उनको उस चीज का मोशन अलग अलग दिखेगा. आप सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं, पेड़ का मोशन दिखेगा. क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेंट होता है मोशन. ये चीज यहां पे समझा रखी है. तो रिलेटिव पोजीशन होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है. रिलेटिव पोजीशन कैसे समझेंगे देखिएगा. दो पार्टिकल्स है ए एंड बी, उनके पोजीशन वेक्टर है आर ए वेक्टर एंड आर बी वेक्टर, और ये पार्टिकल्स की वेलोसिटीज हमको दे रखी है और एक्सेलरेशन दे रखा है. ये सब चीजें हैं इस फ्रेम से जो कि एक्स वाई फ्रेम है. इसको अपन चाहे तो ग्राउंड फ्रेम कह रहे थे. ग्राउंड फ्रेम सबसे कॉमन फ्रेम होता है, तो उसको हमने यहां पे टेरेस्ट्रियल रेफरेंस फ्रेम बोल दिया. ठीक है. अब बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए हम इस साइन से, मतलब बी का पोजीशन ए को कौन सा दिखेगा. ए से पूछेंगे बी कहां है तो ये नहीं बताएगा, वो ये बताएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. इस ज्योमेट्री को यदि अपन ध्यान से देखें और वेक्टर अपन ने पढ़ा हुआ है तो वी वुड रियलाइज कि यहां पे हुआ क्या है. यहां पे आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर को जोड़ रहे तो आर बी वेक्टर आ रहा है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. इसको यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ओके, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी. इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ये आ गया. इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. तो ऐसे हम डिफरेंशिएट करते गए और ये रिजल्ट्स आते चले गए. यहां पे एक और ध्यान देने की बात है कि यदि हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की जगह पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखते तो ये साफ साफ दिख रहा है कि बी को ए का पोजीशन वेक्टर ये दिखेगा विच इज जस्ट अपोजिट ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. क्या हो गया वो नेगेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. एंड सेम लॉजिक ऐसा भी चल जाएगा. ओके, ये आप बहुत सिंपली वेलोसिटी के टर्म्स में भी समझ सकते हैं. वेलोसिटी में तो ऐसा सबको दिखता है, इसलिए बड़ा इजी है समझाना कि एक बंदा इधर जा रहा है ए, एक बंदा इधर जा रहा है बी. राइट, ये ग्राउंड से देख रहे हैं. ए से पूछेंगे कैसा मोशन है तो वो बोलेगा बी इस तरफ आ रहा है और ज्यादा वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा. दिस इज मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. और यदि बी से पूछेंगे मोशन कैसा है तो बोलेगा नहीं नहीं ए मेरी तरफ आ रहा है, मैं तो रुका हूं. राइट, ये सबने ऑब्जर्व किया होगा. हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमें दूसरी गाड़ी जो सामने से आती है वो तेजी से चलती दिखाई देती है. दिस इज पोजीशन वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ऐसे हो गया. तो ये चीज यहां पे बता रखी है. अब इस पे बेस बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी टेक्निक्स कराई जाती हैं, बहुत सारी चीजें बच्चों को याद भी रखने को कही जाती है. हमारी कोशिश ये सीरीज के थ्रू कि आपको सिर्फ और सिर्फ काम की चीज मिले जिससे आप एग्जाम को इजीली फेस कर सके विथ 99% चांसेस कि इन्हीं सब चीजों में से चीज आएगी, एग्जाम में सवाल आएंगे. देखिए, तो ये अभी तक आया नहीं है मेंस में, लेकिन ये एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है. और चूंकि सब लोगों ने ये चीज जनरली किताबों में सब जगह होती है तो हमने सोचा एक एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं. तो एक बंदा खड़ा हुआ है, राइट, उसको रेनफॉल वर्टिकली दिख रही है कि बारिश ऐसे आ रही है. एंड व्हेन ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 53 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल. तो रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी क्या, जब चलने लगा तो उसको अपना अम्ब्रेला जो है वो 53 डिग्री पे पकड़ना पड़ रहा है. तो 53 डिग्री पे क्यों पकड़ना पड़ रहा है, थोड़ा सा हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, अब जो उसको वेलोसिटी दिख रही है,
ऑलराइट, वो वेलोसिटी उसको दिख रही है उसके खुद के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो चल रहा है तो अब उसका पर्सपेक्टिव हो गया चेंज, तो उसको वेलोसिटी जो दिखेगी वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वी आर इज इक्वल टू वी एम प्लस वी आर, हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी, इसको यदि अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन को कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये उसको दिख रही वो वाली वेलोसिटी है, ये रेन की वेलोसिटी है और ये आपका वीएम वेक्टर है। इन तीनों वेक्टर्स को हमें अरेंज कर देना है कि ट्रायंगल आपका इस इक्वेशन के हिसाब से कंप्लीट हो जाए। अपन ने अरेंज किया, दिस इज वीएम, दिस इज वीआरएम एंड दिस इज वीआर, राइट। और ये एंगल इन्होंने बता रखा है वर्टिकल से 53 डिग्री, किसका, वीआरएम का बना दिया अपन ने, तो ये सिंपल सा एक ट्रायंगल बन गया है जिसमें वी आर नीचे की तरफ है, वी एम बंदे के चलने की वेलोसिटी है, और इनको इस तरह से अपन ने अरेंज किया कि वी आर वेक्टर जो है इन दोनों वेक्टर्स का सम दिख जाए। ये वी एम वेक्टर रखा, इसके हेड पे वी आर एम का टेल रखा, दोनों को जोड़ा तो ये वी आर मिल गया, एंड दिस इज व्हाट वी गेट हियर, द एडिशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंटेड। अब इसको आप देख लीजिए, आराम से सॉल्व हो रहा है। यदि वी एम आपका 4 है, ये एंगल 37 डिग्री है, ये 53 तो ये 37 हो गया, तो वी आर की वैल्यू आपने निकाल लिया 3 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये बेसिकली वेक्टर्स का ही खेल है ये। इनफैक्ट एक जमाने में तो बहुत सारा रिलेटिव मोशन वेक्टर्स के साथ में 11th में पढ़ा दिया जाता था, बट इट इज लॉन्ग टाइम बैक मैं पढ़ता था, उसके भी थोड़ा पहले। अब तो वेक्टर्स के बाद अलग से इसको पढ़ाया जाता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद फ्यू एग्जांपल्स, जहाँ पे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर हम लोग थोड़े से और डिफिकल्ट चीज पे जाएंगे। ये मेंस में आया हुआ सवाल है, सो आप इसको पढ़ के ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने सवाल ट्राई कर लिया होगा। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर कौन है, सिटिंग इन द प्लेन। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब इज, अब या तो इसको अपन रट के जा सकते हैं इस तरह के सवाल, क्योंकि कई बार रट भी लेते हैं बच्चे लोग, नहीं तो इसको समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखिए, प्लेन से जो बॉम्ब गिराया होगा, ये प्लेन हो गया अपना, ओके, ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है v1, वो जो बॉम्ब गिरेगा उसका वेलोसिटी ड्रॉप्ड है, तो ड्यू टू इनर्शिया उसका v1 तो होगा ही होगा वेलोसिटी, कि नहीं होगा, सेम वेलोसिटी होगा। तो यदि अपन हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी देखेंगे, प्लेन की वेलोसिटी अनचेंज्ड है, बॉम्ब की वेलोसिटी v1 है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इन x डायरेक्शन वुड बी v1 माइनस v1 विच इज 0। मतलब x में तो वेलोसिटी दिखेगी ही नहीं इसको। व्हाट नेक्स्ट, हाँ y में जरूर एक एक्सेलरेशन होगा जो प्लेन का नहीं है, तो इसको वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू p इन y वुड बी हाफ gt स्क्वायर। स्ट्रेट लाइन vertically down the plane. That's it. यही आंसर, ये देखिए, अरे फिगर भी था, मैंने अपने बना के समझा दिया। चाहे तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये x में चलता चला गया और इसकी वेलोसिटी अपन ने सब्ट्रैक्ट करी, तो बॉम्ब की वेलोसिटी कितनी है, ui कैप माइनस gt j कैप, वेक्टर में कर दिया पूरा सॉल्व। और प्लेन की वेलोसिटी कितनी है, u नॉट आई कैप, सब्ट्रैक्ट किया वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, सब्ट्रैक्ट किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, u नॉट आई कैप तो कट गया, सिर्फ माइनस gt कैप, ये g है 8 लिख दिया। अब एक और बड़ी फेमस प्रॉब्लम है जिस पे सवाल मेंस में काइनेमेटिक्स में कुछ सालों में आए हैं, आते रहते हैं, ये सबने पढ़ा भी होता है कई बार। तो रिवर बोट प्रॉब्लम, तो इसको कंफ्यूज होना नहीं है, इसमें बड़ा सिंपल सा है ये। तो देखिए, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या, अ बोट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज सेम एज इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर। ये थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज का क्या खेल है यहाँ पे, कि जब हम बोलते हैं कि यार ये जो स्पीड है, ओके,
इन स्टिल वाटर, इसका मतलब समझिए, स्पीड इन स्टिल वाटर का मतलब सोच के मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि रुके हुए पानी में। अब देखिए, पानी रुका हुआ नदी में तो हो नहीं सकता, फिर उसका मतलब क्या है कि जी हम लेक में ले जाएं तो वेलोसिटी होगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात। बट एक तरीका और होता है, क्या आप वाटर के फ्रेम में चले जाएं तो वाटर थोड़ी चलता हुआ दिखेगा। जैसे कि क्या ये पृथ्वी हमें चलती हुई दिखती है? आंसर इज नो। क्यों नहीं चलती हुई दिखती हमें पृथ्वी? क्योंकि हम इस पे हैं। किसी और जगह से देखेंगे तो पृथ्वी चलती हुई दिखाई, किसी और प्लैनेट से देखेंगे तो हमें पृथ्वी चलती हुई दिखाई देगी, राइट? कुछ लोग सर एयरप्लेन में बैठ जाए तो एयरप्लेन इज पार्ट ऑफ अर्थ इटसेल्फ, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो भी अर्थ के साथ ही चलता है। ओके, सो प्लेन में जाना का मतलब जमीन छोड़ना नहीं होता है, मतलब एज एन अर्थ छोड़ना नहीं होता है। यू हैव टू गो बियॉन्ड एटमॉस्फेयर एंड समवेयर फार अवे। ओके, दूसरे प्लैनेट पे चले जाइए, मून पे चले जाइए, वहां से भी दिख जाएगी अर्थ चलते हुए। खैर, कमिंग बैक टू द मेन थीम, तो अर्थ हमें चलती क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि हम अर्थ पे हैं। क्या अर्थ सच में रुकी हुई है? नहीं। यदि हमने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी है तो पता है कि अर्थ सन का चक्कर काटे, पर वो हमें नहीं दिखता है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इसका एक्चुअल मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इन फ्रेम ऑफ वाटर या इन फ्रेम ऑफ रिवर। तो क्रॉसिंग द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ओके, दूसरा पॉइंट भी था, सॉरी। वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ the boat with respect to the ground and the velocity of water with respect to ground. तो velocity of boat with respect to water क्या हो जाएगी? velocity of boat ground frame में जो है माइनस velocity of water। ठीक है, तो अपन ने पहले पढ़ा हुआ। अब हमको बोले कि क्रॉसिंग द रिवर, हमको शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जो अपने कंट्रोल में चीज है वो क्या है कि हम बोट का स्टीयर किस तरफ करें। ठीक है, हम बोट को स्टीयर किस तरफ करें, ये अपने कंट्रोल में। हम बोट का फेस ऐसा भी रख सकते हैं, हम बोट का फेस ऐसा भी रख सकते हैं। वी कैन स्टीयर इट अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस, राइट? तो किस तरह से करें उसको समझने के लिए सबसे आसान है कि देखिए, ये बोट की वेलोसिटी हो गई v एट सम एंगल, ये रिवर की वेलोसिटी है u। इन दोनों को जोड़ेंगे बिकॉज दिस v इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट आएगी, जो इन दोनों वेक्टर्स का सम होगी, दैट इज दिस v एंड दिस u। तो जब इनको जोड़ने जाएंगे तो क्या होगा? ये कंपोनेंट है v cos थीटा, ये कंपोनेंट है u। इनको यदि हम जोड़ने गए तो एक x में वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन एक वेलोसिटी y में भी होगी। यदि मैं इसको y कह दूं और इसको x कह दूं तो y की वेलोसिटी इज v sin थीटा। यही वेलोसिटी जो क्रॉस करा रही है, बाकी तो हॉरिजॉन्टली इधर चला, मतलब x में चला रही है बोट को। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, दैट इज d बाय v sin थीटा। सो ये कितना हो गया? वैल्यू पुट करिए अपन ने थीटा के लिए 90 डिग्री, तो कितना आ गया? t मिनिमम इज d बाय v। तो ये कब आएगा? जब ये अपना बोट फेस इधर रखेगा, मतलब इस तरफ रखेगा। तो क्या इस तरफ पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि अब क्या होगा, ये वेलोसिटी है तो v, इसमें ये u जुड़ेगा, तो ये जुड़ के फिर पहुंचेगा कहीं और, उसको हम लोग बोल देते हैं ड्रिफ्ट। लेकिन हमें जल्दी से जल्दी दूसरी तरफ पहुंचना है, नॉट एग्जैक्टली सामने, तो सीधा रखेंगे। ये हमको यहां पे दिख रहा है क्योंकि टाइम ऑफ क्रॉसिंग इससे डिपेंडेंट है। फिर नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करना। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब एसेंशियली अपन क्या करना चाह रहे हैं? अपन ने जो अभी अभी पढ़ा था वो वाली चीज, x वाला डिस्प्लेसमेंट, उसको अपन जीरो करना चाह रहे हैं। तो ये कैसे जीरो होगा? सिंपल सी बात है, जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी u माइनस v cos थीटा, ये जीरो हो जाए। ये कैसे जीरो होगी? u इज इक्वल टू v cos थीटा कर दीजिए। इस केस में फिर आपका टाइम इतना होगा ड्रिफ्टिंग का, राइट? टाइम इतना मिलेगा। हाँ, इस केस में लेकिन ड्रिफ्ट नहीं करेगी, जीरो करेगी ड्रिफ्ट। क्यों? क्योंकि बराबर हो गए, और यदि ये बराबर नहीं होते तो फिर ये इतना ड्रिफ्ट कर जाती, उसको अपन ने जीरो कर दिया। कैसे जीरो किया? u इज इक्वल टू v cos थीटा करके। सो ये हो गया केस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ।
इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल में ज़रूरी नहीं हर बार बोट रिवर आए, कभी स्विमर भी आ जाएगा, कभी हवा में प्लेन उड़ रहा है वो भी आ जाएगा, कभी तितली हवा में या चिड़िया हवा में उड़ रही है वो भी आ सकती है, कि चिड़िया हवा में उड़ रही है और हवा किधर जा रही है, उन दोनों का वेक्टर सम, चिड़िया की नेट वेलोसिटी या प्लेन की भी नेट वेलोसिटी, उन दोनों का सम होती है। सो विल स्टार्ट फ्यू एग्जांपल्स। आप पेन के साथ ट्राई करिए, जितना आप पेन चलाएंगे ना उतना आप ग्रो कर रहे हैं, बस आपको अभी पता नहीं पड़ता, वो एग्जाम में दिखेगा असर कि आपने जितना पेन चलाया था, जितनी ट्राई किए थे सवालों को, उतना आप स्ट्रांग हो गए। हाँ, फेलियर होगा, आंसर पहली बार में हो सकता है ना, आपको डर लगे कि एग्जाम बहुत पास में है सर, मेरे से नहीं हो रहे, बट वो पेन चलाना ना आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है कि जिसका आइडिया आप सिर्फ मुझे एग्जाम देने के बाद ही बोल पाएंगे कि ये सर पेन चलाए थे जिन जगहों पे, वो सब सवाल मेरे से सही हो गए। सो कीप ऑन ट्राई। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। तो आपने सवाल ट्राई कर लिया होगा। अ पर्सन इज स्विमिंग with a speed of 22 seconds at an angle of 120 degree with the flow and reaches to a point directly opposite on the other side of the river. The speed of the flow is x meter per second. The value of the x in integer is. अब देखिए जो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, वो समझने वाली बात है कि स्विमिंग की वेलोसिटी है तो वो विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी, राइट। तो 10 मीटर पर सेकेंड 120 डिग्री बोला था, तो 30 डिग्री क्यों बनाया, क्योंकि 120 डिग्री विद द फ्लो है एंगल। दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज 120 डिग्री, सो ये हो गया 30 डिग्री दिस साइड, सो 10 sin 30 डिग्री, और ये वेलोसिटी थी x, तो इसकी वेलोसिटी हो गई अलोंग x, अलोंग दिस डायरेक्शन माइनस x, और इसकी वैल्यू हम चाहते हैं कि 0 हो जाए, तो x की वैल्यू इज 5 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, सो सिंपल। इट्स अनबिलीवेबल कि डायरेक्टली जो हमने पढ़ा था एग्जैक्टली मेंस 2021 में ऐसे सवाल आया था, और हर साल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई कर लिया होगा आपने, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लाइन ए बी मैक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ द रिवर। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ द रिवर, द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन ए बी शुड बी। तो अभी क्या कह रहा है, अभी ये v से चल रही है, तो इसकी भी स्विमिंग की वेलोसिटी v है, और इसको सीधा नहीं पहुंचना है, इसको एग्जैक्टली एक पॉइंट b पे पहुंचना है, विच इज मेकिंग लाइन 30 डिग्री। नाउ दिस एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये v और इस v का सम आना चाहिए। कैसा आना चाहिए सम? 30 डिग्री ऐसे आना चाहिए रिजल्टेंट, तो पहुंच जाएगा, क्योंकि नेट वेलोसिटी के अलॉन्ग ही चलेगा, और ये एंगल 30 डिग्री है। इन दोनों का वेक्टर सम होना है। यदि अपन ने थोड़ा भी पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ रखा है, तो अपन को पता होगा कि ये दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो जितने का ये एंगल है एग्जैक्टली उतने का ये एंगल होगा। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। बराबर एंगल होगा तभी तो बीच में आएगा ना एग्जैक्टली। बोथ वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ सेम एंगल, देयरफॉर रिजल्टेंट वुड पास एग्जैक्टली मिडवे थ्रू देम। यदि ये मिडवे पास हो रहा है तो थीटा एंड 30 डिग्री शुड बी, थीटा शुड बी इक्वल 30 डिग्री, ताकि ये पूरा एंगल बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई इट। A butterfly is flying with a speed of 4√2 meter per second in northeast direction. Wind slowly blowing at velocity of the 1 meter per second north to south. The resultant displacement of the butterfly in 3 seconds is. Flying बोल रखा है, तो ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड है, 4√2 से। डायरेक्शन क्या बोली थी? नॉर्थ ईस्ट, तो ये अपन ने नॉर्थ ईस्ट बना लिया, तो ये नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पे होता है। आपको पता होगा जब कुछ एंगल स्पेसिफाई नहीं करते तो 45 डिग्री पे होता है। तो ये वेलोसिटी होगी बटरफ्लाई की इन फ्रेम ऑफ विंड। अब क्या किया, विंड की डायरेक्शन भी दे रखी है अपन को, वो क्या दे रखी है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ। इन दोनों वेक्टर्स का सम वुड बी नेट वेलोसिटी। तो पहले हमने इन दोनों वेक्टर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, वेलोसिटीज को ये लिखा 4√2, ये वी डब्ल्यू माइनस जे कैप, इनको हमने जोड़ा, वेक्टर्स को जोड़ा, तो ये नेट वेलोसिटी आ गई 4i कैप प्लस 3j कैप विच इज 12i कैप प्लस 9j कैप, और इनको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया 3, तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 12i कैप प्लस 9j कैप, और इसको स्क्वायर करके जोड़ा, सो वी गेट 15 मीटर इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? सवाल में लिखा था 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा।
So that's it on kinematics. आई फर्मली बिलीव कि यदि आपने ये सारे सवाल मेरे साथ साथ ट्राई किए थे, अब आप असाइनमेंट उठा लीजिए जो साथ में मिला हुआ है, उसको ट्राई करिए, उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं और उसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे एंड यू वुड बी सक्सेसफुल. काइनेमेटिक्स का कोई सवाल मेंस में आप ना कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1% के नीचे रहेगी. 100% तो देखिए मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 99% चांसेस ये लुकिंग एट द पैटर्न दैट दे हैव गिवन टिल डेट कि आप इजीली निकाल लेंगे. तो नाउ यू शुड मूव ऑन टुवर्ड्स द असाइनमेंट ऑफ